हम सब भारत का इतिहास किताबों में पढ़ते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, उस इतिहास से भी बहुत बहुत पहले की एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो किताबों में नहीं बल्कि पत्थरों और हड्डियों में छुपी हुई है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इन्हीं बिखरे हुए सुरागों को एक साथ जोड़ेंगे और कोशिश करेंगे भारत के सबसे पहले निवासियों की उस भूली हुई कहानी को समझने की। तो चलिए इस दिलचस्प खोज को शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि इस धरती पर, इस जमीन पर पहले इंसान आखिर थे कौन? और देखिए, इस सवाल का जवाब ना किसी एक किताब में नहीं मिलने वाला। इसके लिए तो हमें एक जासूस की तरह सोचना होगा। सबूत के हर छोटे से छोटे टुकड़े को उठाना होगा और फिर उन्हें जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनानी होगी। तो अध्याय 1, भारत के पहले निवासी। अच्छा, तो हमारी ये जो जासूसी है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही खास जगह से। वो जगह जहां हमें हमारा पहला और शायद सबसे जरूरी सुराग मिला था। ये जगह है नर्मदा घाटी। जी हाँ, यही वो जगह है जहां वैज्ञानिकों को भारत में इंसानी मौजूदगी का सबसे पुराना, सबसे ठोस सबूत हाथ लगा। तो हमारी कहानी का पहला पन्ना यहीं से खुलता है। और हाँ, इस खोज का रास्ता हमें दिखाया रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड जैसे लोगों ने। ये कोई मामूली भूविज्ञानी नहीं थे, बल्कि एक कमाल के पुरातत्वविद थे। वो इंसान जिन्होंने भारत के प्रागैतिहासिक अतीत मतलब इतिहास से भी पुराने समय के रहस्यों पर से पर्दा उठाने का काम शुरू किया था। अध्याय 2, पत्थर और हड्डी के औजार। ठीक है, तो हमें जगह तो पता चल गई, लेकिन अगला सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये जीते कैसे थे, इनका रहन सहन कैसा था? और इसका जवाब छिपा है उन चीजों में जो वो अपने पीछे छोड़ गए, यानी उनके औजारों में। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा जमाना जिसका कोई लिखा हुआ इतिहास ही नहीं है, कोई किताब नहीं, कोई डायरी नहीं, कुछ भी नहीं। तो सवाल ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविद इतने पुराने, इतने विशाल अतीत को समझते कैसे हैं? वो इसे एक तरतीब, एक क्रम में कैसे रखते हैं? इसका जवाब है त्रियुगी विभाजन या 3 एज सिस्टम में। हुआ ये कि क्रिश्चियन जुर्गेनसन थॉमसन ने कोपेनहेगन म्यूजियम में रखी चीजों को देखा और उसके आधार पर प्रागैतिहास को यानी बहुत पुराने समय को 3 हिस्सों में बांट दिया। ये सिस्टम हमें उस समय को समझने का एक ढांचा देता है जब लिखने पढ़ने का कोई सिस्टम नहीं था। और ये रहा वो फ्रेमवर्क। सबसे पहले आता है पाषाण युग यानी स्टोन एज, जब पत्थर ही सब कुछ था, मुख्य तकनीक थी। उसके बाद आया कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज, और फिर आखिर में आया लौह युग, आयरन एज। ये जो बंटवारा है ये हमें इंसानी विकास की कहानी को एक क्रम में समझने में बहुत मदद करता है। लेकिन एक मिनट, पाषाण युग का मतलब ये नहीं कि सब कुछ सिर्फ पत्थर का था। नहीं नहीं, मध्य पाषाण काल आते आते हमारे पूर्वज काफी कुशल कारीगर बन चुके थे। वो सिर्फ पत्थर ही नहीं बल्कि हड्डियों से भी बहुत सुंदर गहने और काम आने वाले औजार बनाने लगे थे। और पता है, ये हड्डी के औजार और गहने हमें मिले कहाँ हैं? इनके सबसे अहम सबूत हमें महादहा और सराय नाहर राय जैसी जगहों से मिले हैं। इन जगहों ने हमें उस जमाने के जीवन की एक बहुत ही कीमती झलक दी है। अध्याय 3, शिकार से पशुपालन तक। चलिए, अब हमारी कहानी में एक बहुत बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। एक ऐसा मोड़ जिसने इंसानी समाज को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ एक ऐसी जिंदगी है जो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर है कि आज शिकार मिला या नहीं, और दूसरी तरफ एक ऐसी जिंदगी जहां खाने का एक पक्का जरिया, एक स्थिर स्रोत आपके पास ही मौजूद है। ये शिकार से पशुपालन तक का सफर किसी क्रांति से कम नहीं था। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये सच में एक क्रांति थी। पशुपालन की शुरुआत ने इंसानी समाज की बुनियाद ही बदल दी। और मजे की बात तो ये है कि आज भी हमारा जो फूड सिस्टम है उसका आधार कहीं ना कहीं यही है। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी पुरातात्विक सबूत हमें बताते हैं कि ये बड़ा बदलाव मध्य पाषाण काल के दौरान शुरू हुआ। यही वो वक्त था जब हमारे पूर्वजों ने जानवरों के साथ अपने रिश्ते को देखने का नजरिया बदलना शुरू किया। तो सवाल ये है कि इस क्रांति का सबसे पहला, सबसे पुराना सबूत हमें मिलता कहाँ से है? जवाब है आदमगढ़। जी हाँ, इसी जगह पर जो अवशेष मिले हैं वो भारत में पशुपालन की शुरुआत की पहली कहानी सुनाते हैं। अध्याय 4, कृषि की पहली सुबह। पशुपालन तो हो गया, लेकिन इंसानियत यहीं नहीं रुकी।
इसके बाद एक और बहुत बड़ी छलांग लगाई गई, एक ऐसी छलांग जिसने आज की आधुनिक दुनिया की नींव रखी। और वो अगली क्रांति थी खेती, यानी एग्रीकल्चर। नवपाषाण काल में इंसानों ने बीज बोना और फसल उगाना सीख लिया, और बस इसी एक चीज ने उनके जीने का पूरा तरीका ही बदल दिया। इसी की वजह से बस्तियां बनी, गांव बसे, और वहीं से सभ्यता की शुरुआत हुई। तो यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल आता है, वो कौन सी पहली फसल थी, वो कौन सा पहला अनाज था जिसने खेती की इस पूरी क्रांति को जन्म दिया? क्या लगता है, गेहूं था, चावल था, या फिर कुछ और ही था? जवाब है जौ। जी हाँ, बार्ली। पुरातात्विक सबूत यही बताते हैं कि ये वही पहला अनाज था जिसे इंसानों ने बड़े पैमाने पर उगाना शुरू किया था। अध्याय 5, हमारे पूर्वजों से मुलाकात। अच्छा, अभी तक हमने उनके औजारों की बात की, उनके रहन सहन की बात की, पर अब वक्त है सीधे उन लोगों से मिलने का। और देखिए, हमारी कहानी घूमकर वापस वहीं आ गई है जहां से शुरू हुई थी, नर्मदा घाटी में। क्योंकि यहीं पर सिर्फ जिंदगी के निशान ही नहीं मिले, बल्कि भारत में पहला मानव जीवाश्म, पहला ह्यूमन फॉसिल भी यहीं खोजा गया। कह सकते हैं कि ये हमारे पूर्वजों से हमारी पहली सीधी मुलाकात थी। 3, ये जो नंबर दिख रहा है 3, ये हमें एक और बहुत ही असाधारण खोज की तरफ ले जाता है। एक ऐसी खोज जो हमें उनके सोशल लाइफ की, उनके सामाजिक जीवन की एक छोटी सी झलक देती है। दमदमा नाम की जगह पर आर्कियोलॉजिस्ट को एक ही कब्र के अंदर एक साथ दफन किए गए 3 मानव कंकाल मिले। सोचिए जरा, वो कौन लोग होंगे, क्या रिश्ता था उनका आपस में? ये एक अकेली खोज हमें उनके रीति रिवाजों और उनके आपसी रिश्तों के बारे में कितना कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। तो नर्मदा घाटी के उस एक जीवाश्म से लेकर दमदमा की उस एक कब्र तक, ये जो बिखरे हुए सुराग हैं, ये हमें आखिर बताते क्या हैं? ये हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि हमारे पूर्वज जिंदा कैसे रहें, बल्कि ये भी बताते हैं कि वो रहते कैसे थे, शायद एक दूसरे की परवाह कैसे करते थे। ये एक ऐसी कहानी है जिसके पन्ने आज भी खोजे और लिखे जा रहे हैं।